नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवींद्र और आज बात करेंगे संसद से पास हुए एक महत्वपूर्ण विधेयक की। जी हां, दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022, जिस पर संसद ने अपनी मोहर लगा दी है। इस विधेयक में दोषियों और अपराध के मामले में गिरफ्तार लोगों की शिनाख्त करके उनके बारे में अलग अलग तरीके के शारीरिक और बायोमेट्रिक तमाम आंकड़े हैं उसको एकत्र करने की अनुमति देने का प्रावधान है। इसमें अंगुली, हाथ या फिर प्रिंट, जो भी चीज़ें होती हैं उनको शामिल किया गया है। अब राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये कानून बन जाएगा जो बंदी पहचान अधिनियम 1920 की जगह लेगा, जिसमें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को इन सभी जानकारियों को रखने और का अधिकार की व्यवस्था की गई है। तो समझेंगे आज अपने कार्यक्रम में कि जो कानून बनने जा रहा है, जिस पर राष्ट्रपति की मुहर लगनी है, ये जब 1920 बंदी पहचान अधिनियम कानून की जगह लेगा तो उसमें क्या बदलाव होगा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और साथ ही साथ इसके अलग अलग पहलू क्या हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा और क्या ये अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएगा, और लोगों को संदेह क्या है, वो संदेह कितने सही है, कितने निराधार है, ये भी हम समझेंगे अपने मेहमानों के जरिए। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। जस्टिस एस.एन. धिंगरा साहब हैं, फॉर्मर जज, दिल्ली हाई कोर्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान अशोक बागरिया साहब हैं, लीगल एडिटर, टीवी 9 से, आपका स्वागत है। और शारदा प्रसाद जी हैं, फॉर्मर डायरेक्टर एनसीआरबी और फॉर्मर डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेज। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। शुरुआत मैं शारदा सर आपसे करना चाहूँगा कि जब हम बात कर रहे हैं कि बंदी पहचान अधिनियम 1920, यानी कि एक ऐसा कानून जो 1920 की जगह ले रहा है, जो कि इस पर संसद ने मुहर लगाई है जी, उस कानून से अलग इस कानून में क्या है और उस कानून की बदले में इस कानून को लाने की ज़रूरत भारतीय परिवेश में, परिदृश्य में क्या है? जी, ऐसे देखिए कि जो पुराना कानून है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, जिस ज़माने में बनाया गया, मैं समझता हूँ उस ज़माने में बनाए जाने के बाद वो उस ज़माने के लिए भी एक बहुत ही प्रगतिशील कानून था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, इन्वेस्टिगेशन के नई नई विधाएँ आ गईं और उन विधाओं को इसमें इन्वेस्टिगेशन में इनकॉर्पोरेट किया गया। पर इनकॉर्पोरेट करने से प्रॉब्लम ये आता था कि आप किसी एक हायर अथॉरिटी की परमिशन लेते या उससे जिसको पकड़ा हुआ है अपराधी को उसकी परमिशन लेते, उससे रिक्वेस्ट करते, तो बहुत बार ये लिटिगेशन में जाता था और लिटिगेशन से जाने से इस पर संदेह होता था कि हम अपराधी के इस प्रकार के विवरण ले सकते हैं कि नहीं। जैसे वॉइस प्रिंट ही था, तो वॉइस प्रिंट ले सकते हैं कि नहीं, इस पर बहुत वाद विवाद था। फिर ये भी वाद विवाद हुआ कि साहब उसका ब्लड सैंपल ले सकते हैं कि नहीं। धीरे धीरे कानूनों में परिवर्तन किया गया था, पर ऐसा समझा गया कि कानूनों में जो परिवर्तन हुए वो काफ़ी नहीं थे और इस पर लॉ कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी, 87th रिपोर्ट, और उसमें इस पर विशद डिस्कशन किया था और बहुत ही दूरगामी उन्होंने सजेशन दिए थे। उसमें से कुछ सजेशंस समय पर इनकॉर्पोरेट किए गए थे, पर अल्टीमेटली बहुत सी चीज़ें और ऐसी आई जिनको कि इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी था। तो उसी को इनकॉर्पोरेट करते हुए ये नया कानून बनाया गया है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो कि स्कोप वाइडन किया गया है। किस चीज़ का स्कोप वाइडन किया गया है? कौन सैंपल ले सकता है उसका स्कोप वाइडन किया है, क्या सैंपल ले सकते हैं वो भी स्कोप वाइडन किया गया है, और उसके बाद अगर सैंपल कोई नहीं देता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। जी, मैं इसकी डिटेल पर आऊँगा। उससे पहले धिंगरा सर आपसे एक मैं रिएक्शन चाहूँगा इस कानून को लेकर, क्योंकि जब हम इस कानून की बात कर रहे हैं, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022, जिस पर संसद ने मुहर लगाई है, एक जस्टिस होने के नाते मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जब 2022 के हम विधेयक को देखते हैं जिस पर संसद ने मोहर लगाई है और जिसकी ये जगह ले रहा है, यानी कि 1920 के उस कानून की, क्या बड़ा बदलाव आप क्रिमिनल जो कि प्रोसीजर सिस्टम मैं कहूँ कि लॉ का है या फिर उनके आइडेंटिफिकेशन को लेकर या उनकी सजा को लेकर, उसमें हमें मदद मिलेगी, कितनी और कैसे? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ कानून बहुत देर से बनाया था। जब पूरे विश्व में हर वो कानून ना पहले आ चुका होता है, तब इस देश की संसद जागती है कि चलो भारत में भी बना। भारत के अंदर इस कानून की जरूरत बहुत पहले से थी। समय समय पर अपराधियों को दंड देने में
ये बहुत सी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये बाधा थी कि अपराधी अपने स्वतंत्रता के अधिकार, प्राइवेसी के अधिकार को लेकर के हाईकोर्ट और उच्चतम न्यायालय में चले जाते थे और कहते थे आप मेरा ब्लड सैंपल नहीं ले सकते, आप मेरा बालों का सैंपल नहीं ले सकते, आप मेरा थूक का सैंपल नहीं ले सकते, क्योंकि ये मेरा मौलिक प्राइवेट वो है। इससे क्या होता था कि अपराधी अपराध करके बच निकलने के उसके बहुत चांसेस थे और अपराधी एक सुरक्षित महसूस करता था अदालतों के उसके तले। जनता जो विक्टिम है वो हमेशा परेशान रहती थी कि अपराधी इतनी आसानी से कैसे बच जाता है। इस कानून से ये एक नियम बन जाएगा कि जो अपराध में शामिल हैं, जिनके खिलाफ अपराध सिद्ध हो चुका है और जो सीरियस हीनियस क्राइम के अंदर या 1 साल से ज्यादा की जिनकी सजा है उसमें जो शामिल है वो लोगों का डाटा तैयार करके ये रखा जाएगा कि अगर दोबारा कभी अपराध होता है तो उस वहां से जो साइट है, जो अपराध का स्थान है, वहां से कोई भी ऐसा साक्ष्य मिलता है वहां से वो लेकर के ये जाना जा सकेगा कि ये साक्ष्य किसका है, क्योंकि ये सारा डाटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो या एक अलग संस्थान में रहेगा और पुलिस के हाथ में नहीं होगा। तो पुलिस इसका उपयोग सिर्फ इसलिए कर सकेगी कि वो जान सके कि कौन अपराध जो भाग गया, अपराधी जो मौके पे नहीं पकड़ा गया, वो कौन हो सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन में, अन्वेषण में तो ये बहुत सहायक होगा और इससे हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को बल भी मिलेगा और सही अपराधी पकड़ने में भी। अभी क्या होता है, अनुमान के अधिकार बेसिस पर आप 5-6 लोगों को करते हैं, फिर उनको जो है वो आइडेंटिफिकेशन कराते हैं, टीआईपी होती है, टीआईपी में वो कहता है कि मैं ठीक से पहचान नहीं सका। लेकिन जब हमारे पास डाटा होगा और अपराध का साक्ष्य स्थान से प्राप्त होगा जहां अपराध हुआ है, तो वो आइडेंटिफिकेशन बहुत आसानी से हो सकेगी। अगर वो व्यक्ति पहले से अपराध में शामिल है, अगर वो पहले से शामिल नहीं है कभी किसी अपराध में, तो उसका ऐसा डाटा ही नहीं होगा, तो उसको आप शिनाख्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसका रिपीट वो है, अपराध है, और अगर वो दूसरी तीसरी बार, और कई लोग तो प्रोफेशनल अपराधी हो जाते हैं, तो ये है। और मेरे हिसाब से तो जो डाटा कलेक्शन उसमें हम कर रहे हैं आधार कार्ड में, उसका प्रयोग भी हमें एटलीस्ट विक्टिम आइडेंटिफिकेशन में करना चाहिए और वो अवेलेबल होना चाहिए। 1984 के दंगों में जब 3000 के करीब हत्याएं हुई थी दिल्ली में, तो 500-600 ऐसे व्यक्ति थे जिनका ये नहीं पता चला कि वो है कौन। अगर हमारे पास इस तरह का डाटा पहले भी होता तो हम ये तो आइडेंटिफाई कर लेते कि भैया ये कौन है जिनकी मृत्यु, जिनको मार डाला गया। ओके, वैलिड पॉइंट सर। झिंगा सर, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। आपने पॉइंट रेज किया कि जरूरत देश को है और देरी के साथ ये कदम उठाया गया है। अशोक बगड़िया साहब, 2 पॉइंट जो है, क्योंकि संसद में जब चर्चा हुई इसमें 2 इसकी जरूरत को लेकर शायद किसी ने भी आपत्ति नहीं की, लेकिन 2 चीजों पर, एक कहा गया कि जी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है, दूसरा कहा जा रहा है कि पुलिस को राइट देना, इसकी जांच करना, और वो कैपेबल है इन्वेस्टिगेट करने में, इस तरीके के सिस्टम को टैकल करने में। इसे कैसे आप देखते हैं? देखिए, ढींगरा साहब ने अभी कुछ बातें रखी और उनका जुडिशियल एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने कुछ बातें रखी और कहा कि जो ये नया लॉ आया है वो इन्वेस्टिगेशन में बड़ा सहायक होगा। लेकिन मौलिक रूप से मैं इस कानून से सहमत नहीं हूँ और कुछ चीज़ें हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं इस कानून के साथ। और बात ये होनी चाहिए थी कि इस बिल को कानून बनाने से पहले एक सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता, डिस्कशंस होते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ और इसमें जो लूप होल्स हैं उनको प्लग किया जाता। तो पहली चीज़ ये है, जो मैं समझता हूँ अपनी समझ के अनुसार, जो मुझे लगता है कि इस कानून में प्रॉब्लम है, कि जो डेफिनेशन है मेजरमेंट की और फिजिकल, बायोलॉजिकल और बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स कलेक्ट करने की जो बात इस बिल में कही गई है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो जैसे आप मान लीजिए कि बायोलॉजिकल
सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। बायोलॉजिकल सैंपल्स के लिए कहीं भी ये क्लैरिफाइड नहीं है कि बायोलॉजिकल सैंपल क्या होगा, क्या वो आपका सलाइवा होगा, क्या वो आपका बाल होगा, क्या वो आपका ब्लड सैंपल होगा, क्या वो आपका डीएनए होगा, क्या बायोलॉजिकल सैंपल के नाम पे आप किसी को पॉलीग्राफ टेस्ट दे सकते हैं या बिहेवियरल एटीट्यूड डिटरमिन करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट दे सकते हैं, ट्रूथ सीरम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नाउ प्रॉब्लम इसमें यह है कि एज फार एज पॉलीग्राफ टेस्ट और ट्रूथ सीरम इज कंसर्न, वो तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। दूसरी चीज, डेफिनेशन के अलावा क्योंकि वो इतना वाइड ओपन एंडेड रखा है, वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि हमें ये नहीं पता है कि जो ये नया कानून लाया गया है ये बेसिकली किसके लिए लाया गया है। इन्वेस्टिगेटिव पर्पसेस के लिए लाया गया है या जो इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो एविडेंस कलेक्ट होगा और जो एविडेंस कलेक्ट होगा उसका एविडेंशियरी वैल्यू लीगल प्रोसीडिंग्स में क्या होगा, इस चीज पे भी क्लैरिटी नहीं है। तीसरी चीज जिस पे क्लैरिटी नहीं है कि ये कानून मौलिक रूप से आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 के अगेंस्ट है, जो कहता है कि हर नागरिक को इस देश में राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, जिसमें हर अक्यूज को या सस्पेक्ट को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने खिलाफ गवाही न दे। तो ये फंडामेंटल राइट है, उसके विरोध में है। चौथी चीज बल्कि सस्पेक्ट की है वो वायलेट होती है। पांचवी चीज ये है कि ढींगरा साहब भी जानते हैं, ये उनका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है जुडिशरी के साथ, कि कोई भी मुकदमा जब चलता है और फाइनली डिस्पोज ऑफ होता है, क्रिमिनल मुकदमा, कम से कम 20 से 30 साल लग जाते हैं। ये तो एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। नाउ अगर किसी सस्पेक्ट या अक्यूज का डेटा आप कलेक्ट करते हैं जो आगे चल के पता चलता है कि वो अक्यूज ही नहीं है और सस्पेक्ट ही नहीं है, उसका डेटा 20 से 30 साल तक आप क्यों कलेक्ट करना चाहते हैं? क्या ऑब्जेक्टिव है? और क्या दूसरी चीज तो डेटा की सिक्योरिटी क्या? अभी इन्होंने आधार कार्ड की बात की, अभी सवाल अभी भी 2017 के बाद अभी भी जो आधार में जो डेटा कलेक्ट किया है उसकी सिक्योरिटी पे अभी भी सवाल उठ रहे हैं। अब हम एक नया सेट ऑफ डेटा क्रिएट करना चाहते हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी सेटअप फॉर इट। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरा ये मानना है कि ये कानून पुलिस अधिकारियों को डिस्प्रपोर्शनेट पावर्स प्रोवाइड करता है। ओके शारदा जी, 3 पॉइंट जो अशोक जी ने कहे और थोड़ा सा मैं इसको चाहूँगा बहुत क्लैरिटी के साथ कि पहली चीज़ ये कि पुलिस के पास जिस तरीके के अधिकार दिए जा रहे हैं, शुरुआती जांच के लिए साक्ष्यों को जुटाना या केस के लेकर, और दूसरा ये कि इसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा कि वो लीक नहीं होंगे। और दूसरा पॉइंट जो कहा जा रहा है कि जो अशोक जी का पॉइंट था कि कई सारे इसमें ऐसे क्लॉज या रूल्स हैं जो कि मौलिक अधिकारों के सब क्लॉज को ओवर रूल करते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि विरोधाभासी है, वहाँ पर इंक्रोच करते हैं। देखिए, जहाँ तक डाटा सिक्योरिटी की बात है, यानी जो सैंपल है उसकी सिक्योरिटी का जो एक्ट, अभी जो एक्ट बना है उसमें क्लियर लिखा है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये सारे डाटा का रिपोजिटरी होगा, डाटा कलेक्शन से ले करके और लास्ट में डाटा के डिस्ट्रक्शन तक उसकी जिम्मेवारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की होगी। और मैं समझता हूँ कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इस सारी जिम्मेवारी को बहुत ही बखूबी निभाएगा, क्योंकि मेरे पास एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल ये है कि तकरीबन समझिए कि 150 साल से ऊपर से यही ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, अपराधियों के फिंगरप्रिंट के रिकॉर्ड रखता है। और इसकी कहीं पर लीकेज या मिसयूज़ की मैंने तो घटना नहीं सुनी। मैं भी उसी ब्यूरो का मैं हेड रहा हूँ आगे, और ये ब्यूरो का हेडक्वार्टर, इस फिंगरप्रिंट मेरे सेक्शन का हेडक्वार्टर पहले कलकत्ता में होता था, उसे हम लोग यहाँ पर लेके आए, पर कभी भी मिसयूज़ या लीकेज की संभावना नहीं देखी गई। इसके पश्चात जो अपराधियों के आज भी बहुत से रिकॉर्ड्स ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में हैं, और कभी भी डाटा लीकेज की समस्या आई नहीं, क्योंकि उसके बड़े पुख्ता इंतज़ाम हैं। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो नया कानून बनेगा इसमें कोई एडिशनल जो डाटा आएंगे उनकी भी सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम रखा जाएगा। लेकिन सर, तो ये जी
साथ ही साथ जो पुलिस के पास जो अधिकार दिया गया है, पुलिस क्या इतनी सक्षम है जो इस तरीके के सैंपल्स को हैंडल करना, उसको टैकल करना और उसके बाद उसको कोर्ट तक ले जाने की क्षमता, या फिर एक अलग विंग की जरूरत कई लोग कहते हैं? नहीं, ऐसा देखिए, बड़े सिंपल। एक्चुअली कानून जरूर नया है, पर उसके जो उसमें जो डाटा हैं वो स्कोप जरूर वाइडन किया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें कोई नई चीज़ें ऐसा नहीं है। केवल डेफिनेशन, जेनरिक डेफिनेशंस दी गई हैं। जैसे पहले होता था कि ब्लड सैंपल ले लो या सलाइवा का सैंपल ले लो, उसकी जगह एक जनरल टर्म यूज़ कर दिया गया बायोलॉजिकल सैंपल। वो उचित भी है, क्योंकि हम नहीं जानते कि फ्यूचर अगले 50 साल में और क्या क्या चीज़ें ऐसी आएंगी जो कि हम ले सकेंगे, जिससे कि अपराध को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने में मदद मिलेगी। तो एक जनरल टर्म रखा गया है बायोलॉजिकल दिस थिंग। अच्छा, तो आइरिस और रेटिना स्कैन, ये दो चीज़ें स्पेसिफिकली जो नई चीज़ें डाली गई हैं, इसको छोड़ करके बाकी चीज़ें स्पेसिफिक जो हैं वो पहले भी की जाती है, अभी भी की जा रही हैं। तो कोई नया बात नहीं है उसमें कि हम उसकी सिक्योरिटी ना कर सकें। और जो एक बताया गया है कि कौन इसकी सैंपल ले सकेगा, तो पहले सैंपल सब इंस्पेक्टर तक लिखा हुआ था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट में, उसको ला करके हवलदार या हेड कांस्टेबल को लगाया गया है। तो आप ये देखिए कि जिस ज़माने में सब इंस्पेक्टर प्रिस्क्राइब किया गया था, उस समय सब इंस्पेक्टर की एंट्री लेवल क्वालिफ़िकेशन क्या थी, और आज हमारा एक सिपाही आता है, उसकी एंट्री लेवल क्वालिफ़िकेशन क्या है। मैं पूरे देश में एज ए हेड ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी घूमा और दूसरे कामों से भी घूमा। बहुत सी जगहों पर तो आप कांस्टेबल से बात करिए, मालूम है कि वो केवल ग्रेजुएट ही नहीं, बहुत से पोस्ट ग्रेजुएट भी बैठे हुए हैं वहाँ पर और अच्छी क्वालिफिकेशन लेके बैठे हुए हैं। तो जो नए कानून में हेड कांस्टेबल प्रिस्क्राइब किया है, मैं समझता हूँ बिल्कुल उचित है, चिंता की बात नहीं है। और हमारी पुलिस सक्षम भी है और इतनी, मैं कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबल भी है कि डाटा को कलेक्ट करके प्रिजर्व करके अक्सर जहां रखना है उसको रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट और, जो पुराने कानून 1920 में है, कितनी साल तक की सजा के मैं कहूँ कि अपराधी है जो आरोप साबित हो गया, उसकी इस तरीके के जो है डाटा को कलेक्शन की बात कही गई थी, और इस कानून में उसे बढ़ाने या घटाने या उसको एज इट इज रखने के पीछे की तर्क या वजह क्या है? हाँ, ये विषय देखिए ऐसा है कि जब कानून शुरू में आया था, तो जब शुरू में कानून आया था तो उसमें था कि जो कन्विक्टेड पर्सन है वो और जो अरेस्टेड पर्सन है, एक सर्टेन पनिशमेंट के बियॉन्ड जिनका है, उनके आप सैंपल ले सकते हैं। 2 कैटेगरी प्रिस्क्राइब थी। ये 2 कैटेगरी से पहली बात तो बढ़ा करके कैटेगरी बढ़ाई गई है। तो एक तो कन्विक्टेड वाली कैटेगरी तो रखी ही गई है, और जो अरेस्टेड वाली कैटेगरी है, पहले थी कि 1 वर्ष से ऊपर का जिनको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का प्राविधान है, उसके प्राविधान के अंदर में अरेस्टेड किए गए हैं तो उनके सैंपल लिए जा सकते थे, ये लिखा हुआ था। उसकी जगह चेंज करके किया गया है कि अरेस्टेड पर्सन का सैंपल लिया जा सकेगा। पहली बात, जिसको लेकर के काफ़ी मैं समझता हूँ लोग चिंता जता रहे हैं। और एक तीसरी कैटेगरी ऐड की गई जिसको लेके भी चिंता है, वो यह है अदर पर्सन्स। अदर पर्सन में कौन है कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, और उसके अलावा भी एक अदर पर्सन रखा गया है जिसको लेकर के चिंता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अदर पर्सन में हर एक को डाल दिया जाए। तो ये कैटेगरी का जो वाइडनिंग किया गया है उसके लेकर ज़रूर कुछ समस्या बताई जा रही, पर मैं समझ रहा हूँ कि आप पहले किसी व्यक्ति को इंटरेस्ट करें काम, उस पर विश्वास करें, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, अथॉरिटी दें, और तब ये विश्वास करें कि देखें कि वो मिसयूज़ तो नहीं कर रहा। मिसयूज़ होने के तो आईपीसी में ही प्रोविज़न है कि अगर आप मिसयूज़ करते हैं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि इसमें कोई मिसयूज़ होने के चांसेस नहीं हैं। जी अशोक जी, 2 जो पॉइंट हैं, एक तो जो कैटेगरी रखी गई कि किसका सैंपल लिया जाए, यानी कि पहले जो 1920 का कानून है और जो ये मौजूदा नया विधेयक जिस पर संसद ने मोहर लगाई, इसमें काफ़ी वाइडन किया गया उस दायरे को लेकर। क्या ये जो आपकी आशंका है वो उसको बढ़ाता है? लेकिन इसके पीछे तर्क ये है सरकार का या फिर जो पक्ष के लोग हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया के तमाम देशों में इस तरीके के कानून और उन देशों में हैं जो कि मानवाधिकारों के सबसे बड़े हितैषी माने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये नहीं, एज अ जर्नलिस्ट मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है। मुझे ज्यादा दिलचस्पी ये है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, और ये आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकते हम कि दूसरे देशों में हो रहा है तो हमारे देश में भी हो रहा है। ये आर्ग्यूमेंट
फीजिबल नहीं है। क्या चीज किस कल्चरल और सोशोलॉजिकल और पॉलिटिकल सेटअप में सूटेबल है, वो हमारे यहाँ भी सूटेबल हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जहाँ तक डेटा की सिक्योरिटी की बात है, डेटा की सिक्योरिटी को लेके अभी भी कई सवाल उठ रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि आधार कार्ड की जो डेटा कलेक्ट किया गया है उस पर भी आज की तारीख में सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। इनफैक्ट आज ही सीएजी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें आशंकाएं जताई गई है। सीएजी ने अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट में आशंका जताई है कि जो सिक्योरिटी डेटा की सिक्योरिटी वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं कि भारत सरकार ने क्या प्रपोजल दिया है कि भाई ये कानून आएगा, इसमें हम जितने भी सस्पेक्ट्स होंगे, अक्यूज होंगे, सबके सैंपल कलेक्ट करेंगे। पहले तो ये था कि कोई बहुत हीनियस ऑफेंस में इन्वॉल्व हो, फिंगरप्रिंट्स, पाम प्रिंट्स, फुट मार्क्स, आइरिस एंड रेटिना स्कैन लिया जाता था। लेकिन अब इसको ब्रॉडन करके आपने कर दिया है कि भाई जो भी सस्पेक्ट होगा उसका ले लेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है कि सपोज मानिए कि इसका मिसयूज का चांस कैसे बनता है। सपोज आप मानिए कि कल को मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं कोई पॉलिटिकल रैली में जाता हूँ, वो पॉलिटिकल रैली इलीगल डिक्लेयर कर दी जाती है और वहाँ पे पुलिस सबको राउंड अप करके थाने ले जाती है। अब थाने ले जाने के बाद में क्या होता है कि जितने भी सबके फिंगरप्रिंट्स ले लेती है, आइरिस स्कैन, रेटिना स्कैन, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है ऑफेंस उनके खिलाफ की क्या है क्या नहीं, ठीक है, सब ले लेती है, कलेक्ट ले लेती है। अब इसका इफेक्ट क्या है? अब इसका इफेक्ट ये है कि इट हैज अ चिलिंग इफेक्ट ऑन पीपल हु वांट टू टेक पार्ट इन डेमोन्स्ट्रेशंस और स्पीक फ्रीली देयर माइंड्स। ओके, ये चिलिंग इफेक्ट इज समथिंग जिसके खिलाफ हमको बोलना चाहिए कि एक वहम, एक डर का माहौल जो पैदा होता है उसके खिलाफ हमें अपने आप को बचाना चाहिए। तो यही चीज मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं कि पहली चीज तो सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि आश्वासन दिया जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से कि हाँ भाई ये डेटा सुरक्षित है। अब करप्ट हो जाएगा डेटा तो आप क्या करिए? क्या करप्ट डेटा के बेसिस पे आप गलत आदमी को सजा दे सकते हैं? दूसरा चीज, आपने कहा 75 साल के अंदर हम ये डेटा डिस्ट्रॉय कर देंगे। आप मुझे बताइए, अगर किसी सस्पेक्ट को आप पकड़ते हैं जो बाद में ट्रायल और सारी प्रोसीडिंग्स के बाद में पाया जाता है कि वो बिल्कुल निर्दोष है, उसका डेटा आप 20 से 30 साल क्यों इकट्ठा करना चाह रहे हैं? उसमें एक डर क्यों बिठाना चाह रहे हैं कि देखिए अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पास आपके बायोमेट्रिक्स हैं, ये और हम ये सारी चीजें कर लेंगे। तो इस तरह के डर का माहौल, अगर इफ इट इज अ टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है तो आप कोर्ट से इजाजत लीजिए सैंपल लेना है, लीजिए, क्या दिक्कत है? व्हाई डू यू नीड टू ब्रिंग अ सेपरेट लॉ फॉर दैट? ओके, वैलिड पॉइंट। जिंगा सर, एक आखिरी जवाब चाहूंगा आपको जो पॉइंट रेज किया अशोक जी ने, और दूसरा कि कानून अच्छा है इसको सब मान रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा और जो इकट्ठा किया जाएगा, जो आंकड़े उन लोगों के खिलाफ जो कि हो सकता है कि बाद में कोर्ट से निर्दोष हो जाएं, उन पर संदेह या डर या दबाव, ये एक आशंका है। देखिए, जो ये आशंका अशोक जी ने जताई है, अगर इस आशंका के आधार पर हम चलें तो हमें सारी अदालतें बंद कर देनी चाहिए, संसद बंद कर देनी चाहिए, हमें किसी कानून की जरूरत नहीं है, सभी न्यूज़पेपर, टीवी, मीडिया सब बंद कर देने चाहिए, क्योंकि हर चीज का मिसयूज हो रहा है और होता रहेगा। आप बताइए कौन सा कानून है जो मिसयूज नहीं हो रहा? कौन सा जर्नलिज्म का फ्रंट है जो एब्यूज नहीं हो रहा, मिसयूज नहीं हो रहा? कौन सा कानून है जो एब्यूज या मिसयूज नहीं हो सकता? सभी हो सकते हैं। तो क्या हम कानून बनाना बंद कर दें क्योंकि फला व्यक्ति या फला संस्था उसको एब्यूज कर सकती है? हमारी अदालतों का एब्यूज नहीं हो रहा, एब्यूज और मिसयूज दोनों हो रहे हैं, अदालतों के भी, संसद के भी, कानून के भी, जर्नलिस्टिक उसके भी फीचर्स के भी और जर्नलिज्म के भी। तो हम क्या सब कुछ बंद करके बैठ जाएं कि हम आगे प्रगति नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे। जहां तक राइट टू फ्रीडम और राइट टू प्राइवेसी है तो ये आशंका टोटली निराधार है। आप राइट टू प्राइवेसी को राइट टू लाइफ से प्रायोरिटी नहीं दे सकते। यहाँ सवाल यह है राइट टू लाइफ और समबॉडी। आपने किसी का रेप किया, किसी की हत्या कर दी, किसी को लूट लिया, किसी के यहाँ डकैती डाल दी, और आप ये कहते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति ढूंढिए
जिसने पहले भी ये काम किया हो और वो पहले भी इन्वॉल्व रहा हो। आप करेंगे क्या? ये इन्वेस्टिगेशन के अलावा इसका कहीं अब प्रयोग हो ही नहीं सकता। और आप अगर ये कहिए कि अदालतों के से जाके परमिशन लें, तो अदालतों का हाल देख लीजिए। एक दरखास्त देने के बाद उसके ऊपर ऑर्डर आने में, अभी अशोक जी ने कहा 20 साल लगते हैं या 25 साल या 30 साल किसी केस को खत्म होने में, मुझे नहीं पता। मैं भी यही कह रहा हूं कि एक दरखास्त के ऊपर ऑर्डर आने में 2 साल लगे या 3 साल लगे, किसी को नहीं पता। तो आप ये चाहते हैं कि 3 साल तक पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी रहे, वो इन्वेस्टिगेट ना करे, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। अदालत का मूड होगा तो वो अदालत एप्लीकेशन अलाउ करेगी, टाइम होगा तो करेगी। तो इस तरह से ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकती, ना ही कोई काम हो सकता। और क्योंकि ये जो बिल है और ये जो कानून है, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए ही है। इसमें इतना ही बचाव है कि आपको हर चीज के लिए अदालत में नहीं भागना पड़ेगा। वक्त कम है, लेकिन जो आपने कहा, लेकिन जो अशोक जी कह रहे थे, शायद जिस तरीके से कानून है, या कानून जब शक्ल में आएगा सामने राष्ट्रपति की मुहर के बाद में, स्वागत है उसका, सभी कर रहे हैं और अशोक जी भी कर रहे हैं, लेकिन आशंका जो है कि सेफगार्ड ऐसे होने चाहिए कि निर्दोष लोग उसके फियर में न जिए, या उसके डर या उसके दबाव में उनको ना लाया जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।